मेरा नाम नैना है। जब मैं होश संभाला, मम्मी पापा को लड़ते झगड़ते ही देखा। हमारे घर के हालात भी अच्छे नहीं थे। पापा यह कि किराने की दुकान चलाते थे और उसमें होने वाली आमदनी से घर का खर्चा मुश्किल से चल पाता था। मम्मी हर वक्त तो पापा से लड़ती रहती है और जब से तुमसे शादी हुई है मेरी तो ज़िंदगी ही खराब हो गई। तुमसे शादी के बाद मुझे कोई खुशी नसीब नहीं हुई। एक एक चीज़ के लिए तरसती रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी खुशियों को तरस कर रह गई है। और मम्मी कहती, पता नहीं मेरे घर वालों ने उस इंसान में क्या देखा जो बिना सोचे समझे मेरी शादी इस इंसान के साथ कर दी और फिर पलट कर भी नहीं देखा कि मरी हूँ या जिंदा हूँ। जब मम्मी पापा की लड़ाई होती थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी और एक कोने में छुपकर खड़ी हो जाती थी। कभी कभी तो रोते रोते वहीं सो जाती थी। लेकिन मम्मी पापा को मेरी कहाँ फिक्र थी। पापा लड़ झगड़ कर दुकान पर चले जाते हैं और पापा के जाने के बाद मम्मी कमरा बंद करके सो जाती है। मैं अकेली रह जाती थी और मुझे बहुत डर लगता था। मैं मम्मी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती थी लेकिन मम्मी गुस्से में दरवाज़ा नहीं खोलती थी। कभी कभार मैं सोचती, आखिर इस लड़ाई झगड़े में मेरा क्या कसूर था, मुझे पैदा ही क्यों किया था जब मुझे लापरवाहियों की तरह छोड़ देना था। कभी कभी मम्मी को मुझ पर प्यार भी आ जाता था। हमारे घर से खाना खिलाती और अपने हाथों से कपड़े पहना देती और मुझे तैयार कर देती। लेकिन पापा के आते ही मम्मी का मूड फिर खराब हो जाता और वह मेरी तरफ से सिर लापरवाह हो जाती। एक दिन पापा दुकान से आए तो मम्मी बोली कि मौसम बदल रहा है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं। पापा ने कहा, अभी तो मेरे पास नहीं है लेकिन किसी से उधार मांग कर दे दूंगा, फिर धीरे धीरे उसका चुका दूंगा। मम्मी ने कहा, कब तक मिल जाएंगे। मम्मी ने यही बात 2-3 बार दोहराई तो मम्मी की बात सुनकर पापा को गुस्सा आ गया। कहने लगे, तुम्हें तो हर वक्त पैसों की ही पड़ी रहती है, चाहे कैसा भी काम कर दो तुम्हें कोई परवाह नहीं, चाहे कोई भी मरे या जिए। पापा की बात सुनकर मम्मी को भी गुस्सा आ गया। कहने लगे, जब मेरा और मेरी बेटी का खर्चा ही नहीं उठा सकते थे तो फिर शादी ही क्यों की थी। जाने कितने ऐसे लोग हैं जो घर का खर्चा चलाने के लिए बाहर विदेशों से ही पैसे कमाने चले जाते हैं और एक तुम हो, दूसरे मोहल्ले में भी तुम्हारे काम नहीं मिलता। पता नहीं मेरे घर वालों ने तुमसे मेरी शादी क्यों की थी। मम्मी की बात सुनकर पापा बोले, तुम्हारे घर वालों भी तुम्हारी जबान से परेशान थी, हर वक्त कैंची की तरह चलती रहती थी, जब देखो जहर ही उगलती हो, कोई अच्छी बात तो मुंह से निकलती नहीं। अपने गले का ढोंग उतार कर मेरे गले में डाल दिया कि चलो मियाँ अब इसे बजाते रहो। दोनों के झगड़ों से मैं परेशान थी। मम्मी से कहती कि आप ही चुप आ जाया करें, कम से कम मेरा तो ख्याल करा करें, मैं आपकी औलाद हूँ, आपके लड़ाई झगड़ा का मुझ पर क्या असर होता होगा। इस बात तो मेरी समझी, इस माँ में तो रहने का मेरा दिल ही नहीं करता। इस वक्त के लड़ाई झगड़े से मेरा मन घबराता है। मेरी बात सुनकर मम्मी ने मुझे डांट दिया और बोली, तू मेरी ही बेटी नहीं हो, इसकी बेटी भी हो। मुझे कुछ कहने से पहले अपने बाप से भी कुछ कहा करो। मेरी ज़िंदगी तो पहले से ही ख़राब हो चुकी है इस इंसान के साथ शादी करके। मम्मी की बात सुनकर मैं गुस्से से तन आती छत पर आ गई। दूर आसमान में डूबते सूरज को देखते हुए मैं सोचने लगी, मेरी भी ज़िंदगी है, ना माँ की ममता मिली, ना बाप का प्यार। पापा कुछ दिनों से घर नहीं आ रहे थे लेकिन मम्मी को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। वह आराम से टीवी देखती और सो जाती थी लेकिन मुझे रात को नींद नहीं आती थी। पापा होते थे तो खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। इन्हीं ख्यालों में मैं चुपचाप लेटी हुई थी। रात काफ़ी बीत चुकी थी। तभी आंगन में किसी की आवाज़ आई। मैंने और मम्मी ने डरते डरते जाकर आंगन में देखा तो वह पापा ही थे। पापा को देखकर मम्मी बोली, जब अंदर आने के लिए दरवाज़ा मौजूद है तो दीवार से कूदकर अंदर आने की क्या ज़रूरत थी। पापा बोले, चुप रहो, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे तो उससे बचने के लिए जल्दी से दीवार कूदकर अंदर आ गया। मैंने पूछा, कौन लोग? पापा कौन लोग आपका पीछा कर रहे थे? पापा बोले, कुछ समय पहले मैंने पैसे उधार लिए थे, वह पैसे अभी तक चुकते नहीं कर पाया हूँ, इसलिए वह लोग मुझसे अपना उधार मांगते हैं और इसलिए मेरे पीछे पड़े थे और उसे बचते बचाने में दीवार से इधर आ गया। पापा की बात सुनकर मम्मी फिर से गुस्से में बोली, देख लिया अपने बाप की करतूत, इसलिए मैं लड़ती हूँ और तुम कहती हो कि पापा से लड़ाई झगड़ा मत किया करो। मम्मी की बात सुनकर पापा की शुरू हो गई थी, तुम्हें तो हर वक्त में लड़ाई सूझती रहती है, ना मौका देखती हो तो ही लिहाज शुरू हो जाती है। कम से कम सामने वाले के हालात तो देखो, समझना चाहिए मैं कितनी मुश्किल से बचता आया हूँ और तुम्हें बस लड़ाई करने की पड़ी है। फिर दोनों से अपनी अपनी लड़ाई लेकर बैठ गए थे।
मुझे गुस्से से चुप हो जाने को कहा। दोनों अपने कम से कम मेरा तो लिहाज करना चाहिए। मेरी ही किस्मत खराब है जो मैंने तुम दोनों के घर में जन्म लिया। कभी सोचा है आप लोगों ने कि मेरा क्या कसूर है जो मुझे यह सज़ा मिल रही है? मैं अपने माँ बाप के होते हुए भी अनाथों से बुरी जिंदगी गुजारती हूँ। पापा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कमरे में चले गए। मम्मी बोली, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तुम्हारे बाप को कोई फिक्र है ही नहीं घर की। जो हरकतें तुम्हारे बाप की है, क्या यह हरकतें एक जिम्मेदार आदमी करता है? मम्मी की बात भी सही थी। पापा को कोई फिक्र नहीं थी कि घर में कुछ खाने को है या नहीं। एक दिन इसी बात को लेकर मम्मी पापा में कुछ ज़्यादा ही झगड़ा हो गया और मम्मी घर छोड़कर चली गई। घर के हालात तो वैसे ही ख़राब था, मम्मी के जाने से और भी ज़्यादा बिगड़ने लगे। मेरी एक दोस्त थी, वह एक जॉब करती थी। मैंने उससे कहा कि मेरे लिए भी कोई काम ढूंढ दे, मुझे इस वक्त काम की बहुत ज़रूरत है। उसने कहा चलो अगर बात बनती है तो ज़रूर बताऊंगी। 2 दिन गुजर गए लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बहुत जल्दी थी, घर में फाके होने लगे थे। मम्मी भी जिद पर थी कि जब तक तुम्हारे पापा कोई अच्छा काम नहीं ढूंढ लेते घर नहीं आऊँगी। मेरे पापा को बहुत समझाया कि पापा आप कोशिश तो करके देखें, हो सकता है कोई अच्छा काम आपको मिल जाए और हमारे दिन बदल जाए। लेकिन मुझे लगता था जैसे पापा भी कोई काम करना नहीं चाहते थे। मेरे लाख समझाने पर भी वह घर से बाहर नहीं निकलते, बस दुकान तक चले जाते, थोड़ी बहुत देर दुकान पर बैठते और घर आते। मेरे दोस्त ने अब तक मुझे कुछ नहीं बताया था। मैंने सोचा चलो मैं ही फ़ोन करके पूछ लेती हूँ, लेकिन अब फिर रुक गई थी। सोची जा रही थी अगर कुछ काम होता तो वह खुद ही फ़ोन करके बता देती। मम्मी बार बार फ़ोन करके कहती कि कोई अच्छा काम ढूंढो, लेकिन पापा ने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे कोई और काम नहीं होगा। तंग आकर मम्मी ने तलाक के पेपर भेज दिए। तलाक के पेपर देखकर मैं सन्ना गई थी। मैंने पापा को बहुत समझाया लेकिन पापा भी जिद पर अड़े हुए थे। उन्होंने भी तलाक के पेपर पर साइन कर दिया। जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। किस्मत एक ऐसे मोड़ पर ले आई थी जहाँ ना माँ का प्यार नसीब हुआ था ना बाप का प्यार। अलग अलग हिस्सों में बंट गई थी मेरी जिंदगी। ना माँ ने मेरे बारे में सोचा ना बाप ने। एक दिन वही दोस्त मेरे घर पर आई, कहने लगी तुम्हारे लिए एक काम है, अगर करो तो बात करके आगे बढ़ाऊं। मैंने कहा कि हाँ मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। बात करने से अच्छा है कि मेहनत करके पेट पाला जाए। मेरी दोस्ती एक अनाथ आश्रम में काम करती थी। एक गाड़ी आती थी जो लेकर जाती थी और छोड़कर भी जाती थी। अनाथ आश्रम में मेरी नौकरी लग गई थी और वहाँ काम करने लगी थी। वहाँ के छोटे छोटे अनाथ बच्चों को संभालती थी। उन बच्चों को देखकर मुझे अपनी ज़िंदगी याद आ जाती थी कि नहीं यह तरह तो मेरी भी ज़िंदगी थी, माँ बाप के प्यार के बिना अधूरी ज़िंदगी। लेकिन भगवान की कृपा थी कि 2 वक्त की रोटी के लिए मुझे यह नौकरी मिल गई थी। अनाथ आश्रम में काम करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था और अब मैं अनाथ आश्रम में ही रहने लगी थी। एक बार मेरी सहेली कहने लगी ऐसे तुम कब तक अकेले रहोगे, कुछ अपने बारे में भी सोचो। मैंने कहा सोचना क्या है, आराम से ज़िंदगी कट रही है, शादी तो मैं करूँगी ही नहीं। शादी करके अपनी ज़िंदगी बवाल थोड़ी ना बनानी है। फिर मम्मी पापा की मिसाल मेरे सामने है, उसमें मैं काफ़ी कुछ सीख चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी सहेली वाली ज़रूरी तो नहीं हो जो अंकल आंटी के साथ हुआ या जो अंकल आंटी ने किया वह तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तुम्हारे साथ कुछ बहुत अच्छा हो जाए, कोई बहुत अमीर और बहुत चाहने वाला तुम्हें मिल जाए। मैंने अपने दोस्तों से कहा ऐसा सिर्फ सपनों में होता है, असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता और मुझे ऐसे सपने नहीं देखना जिनके पूरे होने की उम्मीद ना हो। मेरी दोस्त कहने लगी भगवान पर भरोसा रखो, वह हमेशा अच्छा ही करते हैं, हो सकता है तुम्हारे लिए भी कुछ सोच कर रखा हो। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी क्योंकि मुझे पता था ये सपनों की बातें हैं, हकीकत की नहीं। कुछ दिनों से अनाथ आश्रम में एक आदमी का आना जाना बहुत बढ़ गया था। देखने में बहुत से घर आने का लगता था, लेकिन उसका आते जाते मुझे देखना मुझे शक के घेरे में ले रहा था। मुझे बहुत अजीब लगता जब आते जाते वह मेरी तरफ देखता था। तो मैंने उसे रोक लिया और पूछा आपको कोई परेशानी है क्या, आपको कुछ चाहिए मुझसे, आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगी। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो, मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ। फिर मैंने कहा तो आप हमेशा मुझे घूरते क्यों हैं। तभी मेरी दोस्त वहाँ आ गई और उस आदमी से कहने लगी क्या बात है साहब, आपको कोई काम था।
क्या फिर मुझे डांटते हुए कहने लगी, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? मैंने थोड़ा गुस्से से मुंह फेर लिया। वह आदमी चला गया तो मेरी दोस्ती बोली, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता है तुम जिससे बात कर रही थी वह कौन है? मैंने कहा, मुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे दोस्त ने कहा, तुम्हारे लिए जानना जरूरी है कि वह आदमी कौन है। जानती हो, वह आदमी इस अनाथ आश्रम को चलाता है, वही इसका मालिक है। और जानती हो वह तुम्हें हर वक्त आते जाते क्यों देखता है? वह सिर्फ इतना चाहते हैं कैसी पत्नी मिले जो उन पर ख्याल रखे और उनसे सच्ची मोहब्बत करे। अपने दोस्त की बात पर मुझे यकीन हो रहा था कि आखिर उस इंसान कैसे मुमकिन है इतना अमीर आदमी एक गरीब सी लड़की से शादी करना चाहे। मैंने अपनी दोस्ती से कहा, तुम्हें ज़रूरत नहीं, गलतफहमी हुई होगी। मेरी दोस्ती बोली, कोई गलतफहमी नहीं हुई। उन्होंने मुझसे खुद कहा है कि मुझे तुम्हारी दोस्त पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरा यकीन करो, वह बहुत ही अच्छे इंसान है। मैं कई सालों से इस अनाथ आश्रम में काम कर रही हूँ। मैं उन्हें कई साल से जानती हूँ। ऐसा समझ लो, किस्मत तुम्हें एक मौका दे रही है और इस मौके को तुम्हें छोड़ना नहीं है। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगी। अपनी दोस्त की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मैंने कहा, मैं थोड़ा सोच कर जवाब दूंगी, मैं इतनी जल्दी फैसला नहीं ले पाऊंगी और फिर पापा से भी तो पूछना है। मेरी दोस्त बोली, अंकल की फिक्र मत करो, इतने अमीर आदमी की बात सुनकर अंकल कभी भी मना नहीं करेंगे। मैं ज़्यादातर अनाथ आश्रम में ही रहती थी। कभी कभी पापा से मिलने पापा के पास चली जाया करती थी। बस दिन पापा से मिलने गई, सोचा था इस बारे में बात करूंगी, लेकिन जब घर पहुंची तो सर पर कयामत टूट पड़ी। पापा का एक्सीडेंट हो गया था और वे सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट थे। जब तक मैं पहुंची थी पापा इस दुनिया से जा चुके थे। अब तो मैं और भी अकेले हो गई थी। अनाथ आश्रम में कब तक अकेली रहती और उस रिश्ते के बाद सोचने लगी, कम से कम रहने के लिए एक घर तो मिलेगा। एक दिन वही आदमी मुझसे मिलने आया। उसका नाम हार्दिक था। कहने लगा, तुम मुझे पसंद हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इधर मेरी दोस्त भी कुछ दिनों से छुट्टी पर थी, वह काम पर नहीं आ रही थी। मुझे उसकी भी टेंशन थी। वह मेरा बहुत साथ देती थी। वह होती तो ऐसा लगता कि जैसे मेरी बड़ी बहन मेरे साथ हो। मैंने 2 दिन तक अपने दोस्त का इंतज़ार किया, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था और उधर हार्दिक मेरे पीछे पड़ गए थे शादी करने के लिए। और फिर शादी के लिए मैंने हाँ कर दी। हार्दिक मुझसे शादी करके मुझे अपने घर ले आए और कहा, तुम जैसे चाहो वैसे रहो, बस मेरी घमंडी बीबी का ध्यान रखना। हार्दिक की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। इसका मतलब हार्दिक शादीशुदा है और उसने यह बात मुझसे छुपाकर पहले भी तो यह बात मुझे बता सकता था। फिर मुझे अपनी औकात याद हो गई थी कि मेरी औकात ही क्या है, कि मैं कोई सोशल थी जो हार्दिक मुझे सारी बातें बता दी। मेरी शादी करके मुझे रहने के लिए एक घर दे दिया कि क्या मेरे लिए कम था? जहाँ मुझे रोटियों के लिए लाले थे, रहने के लिए घर नहीं था। कम से कम खाने के लिए रोटी और रहने के लिए छत तो मिलेगी। मैंने हार्दिक से बीबी को देखा तो मुझे हंसी आ गई। वह बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने सोचा, कहाँ इसकी खूबसूरत बीबी और कहाँ मैं, तो बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम मुकाबला था। सर में उसकी देखभाल करने लगी, दिन रात उसकी सेवा करती। मुझे इस पर तरस भी आता था। एक तो वह खूबसूरत थी, ऊपर से चल भी नहीं सकती थी। उसकी इतनी सेवा करती और वो थी कि मुझसे चिढ़ती रहती थी। और एक दिन तो हद ही हो गई। उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि यह बद किरदार है, लेकिन मेरे पति ने उसके बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन मुझे उसकी इस हरकत से बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने ध्यान दिया था कि उस घर में कोट शीशा नहीं था। घर में शीशा ना लगने की वजह मेरे पति ने मुझे कभी नहीं बताई थी। हो सकता है हार्दिक ने इसलिए घर में शीशे हटा दिए थे, जिससे कि उसकी पत्नी खुद को देखकर डर ना जाए। लेकिन मैंने अपनी सौतन के कमरे में एक शीशा लगाने की सोची, जिससे कि वह शीशे में खुद को देखे और उसका घमंड टूटे कि वह कितनी बदसूरत है। मैंने ऐसे ही किया, एक शीशा अपने सौतन के कमरे में लगा दिया। फिर थोड़ी देर हुई थी कि बाहर काम में लगी हुई थी कि तभी नौकरानी चीखती हुई बाहर आई कि मैम साहब बेहोश हो गई। और मैं और हार्दिक भागकर अंदर कमरे में गए तो बाकी वह बेहोश पड़ी हुई थी। अपने सौतन को देखकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा था। वह बेहोश तो थी ही, लेकिन इसके साथ साथ खूबसूरत भी हो चुकी थी। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा बस अड्डे का बेहोश हो गई है।
कोई घबराने वाली बात नहीं है। मेरी सौतन अब होश में आ चुकी थी, लेकिन जब से वह होश में आई थी बस रोए जा रही थी और रो रो कर कहती थी कि मुझे तो लगता था कि मेरा चेहरा मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा, मैं यूं ही बदसूरत ही मर जाऊंगी। मैंने यह सारे दिन बहुत ही दर्द में काटे हैं। मुझे अब इन दुखों का बोझ उठाया नहीं जाता था। मेरी सौतन, जिसका नाम सीमा था, वह रोज आ रही थी और हार्दिक उसे चुप करा रहे थे। और रोते रोते सीमा बोली, अब मैं आपको एक राज बताना चाहती हूँ। अब इस राज का बोझ मुझसे उठाया नहीं जाता। आज से 5 साल पहले जब हमारी शादी होने वाली थी तो तुम्हारी बहन ने मुझे रिएक्ट कर दिया था, यह कहकर कि मैं बहुत ही घमंडी हूँ। आप अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करते थे और अपनी बहन की बात मान ली थी। इस शादी से आपने भी इनकार कर दिया था। लेकिन हार्दिक, मैं तो आपको अपना दिल दे बैठी थी। ऐसा कैसे उस रिश्ते को ना होने देती? मदन नाथ कमरे में पड़ी होती, रहने माँ बाप जैसे मेरे हालात देखी नहीं गई। फिर पता नहीं मेरी मम्मी पापा ने क्या किया कि रिश्ता तय हो गया। मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन तुम्हारी बहन की तरफ से मेरे लिए गांठ पड़ चुकी थी। मुझे उससे नफरत होती थी। शादी के बाद जमाई के घर में आई तो मुझे हैरत हुई कि तुम्हारी बहन तो बहुत अच्छी है, वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन तुम्हारी बहन कितना ख्याल रखने पर तो मेरे दिल के उसके लिए नफरत कम होने लगी थी। मैं हमेशा तुम्हारी बहन मोहिनी को नीचा दिखाने की कोशिश करती, लेकिन अब मेरी बहन से इतनी नफरत करते थे। जब मैं उसके खिलाफ कोई बात करती तो आप कोई बात नहीं सुनते। मेरे कहते कि मैंने अपनी बहन को बाप कर पाला है, बस मुझे कोई ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपने दोस्त से मिलकर यह कैसे चाल चली कि तुम्हारी बहन कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि इसको अपने प्यार के जाल में फंसा लो, और उसे ऐसा ही किया। मोहिनी भी एक लड़की ही थी, उसकी उम्र सपने देखने की थी। मेरा दोस्त मयंक मोहिनी को फ़ोन करने लगा। धीरे धीरे मोहिनी भी मयंक में प्यार में पड़ने लगी। दोनों देर रात तक आपस में बात करते। धीरे धीरे दोनों आपस में बात करने लगे और फिर मुझे पता चला कि मैं अंक मोहिनी से सच्चा प्यार करने लगा है। मेरे तो दिल पर कयामत ही बीत गई थी, क्योंकि मैं भी मयंक को पसंद करने लगी थी। आपसे शादी करने के बाद पता चला कि वह सिर्फ मेरा जुनून था। मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं थी, मुझे तो मयंक से मोहब्बत थी, जो मुझे शादी के बाद पता चला था। और मैं ये कैसे होने दे सकती थी कि जिस लड़की से मैं प्यार करती हूँ वह लड़का मेरे दुश्मन से प्यार करे। इतना कहकर सीमा चुप हो गई थी और हार्दिक उसे अविश्वास से देख रहे थे। फिर हार्दिक बोले, तो इसका मतलब है उस दिन मेरी बहन सच कह रही थी, तुमने उस पर गलत इल्ज़ाम लगाया था? सीमा बोली, हाँ, मोहिनी सही कह रही थी। उस दिन रात को मैंने उस लड़के को उसके कमरे में भेजा था और उन ऐसी वक्त मुझे भी मैंने कमरे में भेजा। आपकी बहन के कमरे में किसी गैर लड़के को देखकर तुम्हें गुस्सा आ गया था। मोहिनी रोती रह गई थी, गिड़गिड़ाती रही, माफिया मांगती रही कि भाई मैं नहीं जानती यह लड़का कौन है और कैसे मेरे कमरे में आया। लेकिन तुमने उसकी एक ना सुनी। वह लड़का तो भाग गया था और तुमने अपनी बहन के मुंह पर एक थप्पड़ रख दिया था और उसे गुस्से में बोले थे कि बताओ यह क्या चाहती हो। मोहिनी ने रोते रोते मयंक का नाम लिया था और मयंक के बारे में तुम्हें सब कुछ बताया था कि वह मयंक से प्यार करती है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मुझे इस घर में रहना नहीं चाहती तो मयंक को बुलाकर मेरी शादी करवा दें और मुझे इस घर से निकलवा दें। मयंक का नाम सुनकर मैं हड़बड़ा गई थी। यह तो मेरी चाल उल्टी मुझ पर ही पड़ने लगी थी। मुझे तुम्हें रोकने की लाख कोशिश की, लेकिन तुम नहीं माने और मयंक को फ़ोन करके बुला लिया और मयंक के सामने सारा मामला रखा गया। तो उसने मुझे गुस्से भरी नज़रों से देखा था। वह समझ गया था यह सब मेरी ही प्लान होगा। फिर उसने मोहिनी के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। तुमने उसी वक्त मोहिनी और मयंक की शादी करवाकर मोहिनी को घर से निकाल दिया था। मुझसे यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में आकर मैं काले जादू के चक्कर में पड़ गई थी। एक बाबा से मिली जो काला जादू करते थे। मैं मोहिनी के पुराने कपड़े ले जाकर बाबा को देती और मोहिनी पर काला जादू करवाती, लेकिन वह नहीं इतनी सच्चे दिल की होती थी, इतनी मासूम थी जिस पर काला जादू असर नहीं करता था। वह कुछ दिन बीमार रहती, फिर दोबारा सही हो जाती। एक दिन मैंने उसे बाबा से कहा कि तुम कुछ ऐसा जादू करो कि वह इतनी ज़्यादा बदसूरत हो जाए कि मयंक उसका चेहरा भी ना देखे।
उस बाबा ने कहा, ठीक है, तुम उस लड़की का दुपट्टा लाकर मुझे दे दो, यह जादू करना शुरू करता हूँ। मैं घर आ गई। अगले ही दिन मेरी भी मयंक के साथ आई थी। वह बहुत खुश लगी थी। हार्दिक ने तो उससे बात ही नहीं की थी, क्योंकि वह मोहिनी से बहुत नाराज था। वह कुछ देर पास बैठी रही और चली गई। उसकी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उस समय मैंने मोहिनी के कमरे में उसका दुपट्टा निकाला और बाबा को दे आई। बाबा ने वह अमल पूरा किया और वह दुपट्टा मुझे देते हुए कहा, यह दुपट्टा उस लड़की के ऊपर डाल देना, बस सूरत हो जाएगी। लेकिन याद रखना, इस दुपट्टे को कोई और ना छुए, नहीं तो यह सब कुछ उसी पर हो जाएगा। और हाँ, जिस दिन कोई सच्चे दिल की और दुखों की मारी लड़की उस लड़की को शीशा दिखा देगी, वह फिर से खूबसूरत हो जाएगी। मैंने सोचा, यह एक मोहिनी को बदसूरत होने दो, इसे खूबसूरत होते ही मैं तो उसे वैसा ही छोड़ देगा। और फिर आज की दुनिया में सच्चे दिल का है कौन जो उसे शीशा दिखाएगा। मैं वह दुपट्टा लेकर घर आ रही थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गलत करता है, भगवान उसके साथ गलत करते हैं। रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और वह दुपट्टा मेरे ऊपर ही गिर गया और मैं भी बदसूरत हो गई। होश आने पर पता चला कि मैं अपनी दोनों टांगे भी गंवा चुकी थी। मेरी तो दुनिया ही लूट चुकी थी, जिंदगी बर्बाद हो गई थी। लेकिन हार्दिक ने मेरा बहुत साथ दिया था। इसका सब कुछ होने पर भी हार्दिक ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। हर तरफ से मेरा ख्याल रखता था। मेरी नंद मोहिनी भी आती और मुझसे भी माफ़ी मांग दिया करती थी और मेरी देखभाल करती थी। मैं दिल में शर्मिंदा होते कि जिस लड़की को मैंने बर्दाश्त करना चाहा, जिस लड़की के लिए मैं साजिशें करती रही, मैं ख्याल रखती है। एक दिन मैं रो कर अपने भगवान से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी कि मेरे नंद ने मेरी सारी बातें सुन ली और उसने कहा, भाभी आपने मेरे साथ गलत किया, इतना गलत किया, आप तो माफ़ी के लायक ही नहीं हैं। और फिर वह चली गई थी। अब घर में अकेली रह गई थी, ना ही घर में पड़ी और लड़ती रहती। फिर मुझे पता चला कि हार्दिक को किसी लड़के से प्यार हो गया है और वैसे शादी करना चाहता है। मैंने हार्दिक को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन हार्दिक नहीं माने और फिर हार्दिक तुमसे नैना से शादी कर ली। नहीं, मैंने ना कुछ घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने उसे तंग करती और उस पर भी बदकिरदार का इल्ज़ाम लगाना ताकि तुम उसे घर से निकाल दो। लेकिन इस बार तुमने मेरी नहीं सुनी और नैना पर विश्वास किया। अपनी पत्नी की यह सब बातें हार्दिक सुन रहे थे। बहुत देर बाद बोले, सीमा तुमने बहुत गलत किया। मैंने अपनी छोटी बहन को बाप बनाकर पाला था। हमारे माँ बाप बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे। मोहिनी उस समय सिर्फ 1 साल की थी और मैं 6 साल का था। मैंने मोहिनी को माँ बाप और भाई बहन का सब प्यार दिया था, लेकिन तुमने यह सब कुछ गलत खत्म कर दिया। एक भाई को बहन से जुदा कर दिया। हार्दिक की आंखों में गुस्सा भी था और आंसू भी थे। सीमा हार्दिक से रो कर माफिया मांग रही थी। हार्दिक बोले, सीमा मैं तुम्हें माफ़ तो करूँगा, बल्कि तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। तुम जब चाहो मुझसे तलाक ले सकती हो। ऐसा कहकर हार्दिक ने मेरा हाथ छोड़कर हाथ अपनाकर और घर से निकलने चले गए। मोहिनी हार्दिक को आवाज़ देती रह गई थी, लेकिन हार्दिक ने उसकी एक ना सुनी। हार्दिक मुझे लेकर अपनी बहन मोहिनी के घर चले। मोहिनी को देखकर मैं दंग रह गई थी। मोहिनी कोई और नहीं बल्कि वही अनाथ आश्रम वाली मेरी दोस्त थी। मुझे देखते ही मोहिनी खुश हो गई थी और मुझसे गले मिलते हुए बोली, और बता नैना कैसी हो? मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी हार्दिक हाथ जोड़कर मोहिनी के सामने खड़े हो गए। मोहिनी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मोहिनी ने हार्दिक का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं भाई, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आपको अंधेरे में रखा गया, इसलिए आपने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन मेरे भगवान ने मेरे साथ जो भी किया अच्छा ही किया। मुझे ज़िंदगी में मयंक जैसा पति मिला। मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए। नैना की शादी आपसे नहीं कराई थी क्योंकि मुझे पता था सीमा भाभी आपको कभी बर्दाश्त कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी, आपको कभी खुश नहीं रहने देंगे, क्योंकि मैंने मुझसे बता दिया था कि वह आपसे प्यार नहीं करती। और फिर जब वो आप अनाथ आश्रम में आते थे तो मैं आपकी आंखों में नैना के लिए कुछ देखा था। आप आते जाते नैना को देखते थे, तभी मैं समझ गई थी कि नैना आपको पसंद करती है।
अनाथ आश्रम में मैं तो रोज ही जाती थी, क्योंकि अनाथ बच्चों को देखभाल करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आप तो एक दिन किसी काम से अनाथ आश्रम आई थी और फिर नैना को देखने के बाद वह दूसरे तीसरे दिन अनाथ आश्रम में आने लगे थे। तभी समझ गई थी कि नैना आपको पसंद है, और फिर किसी तरह मैंने नैना को आपसे शादी करने के लिए कन्वेंस किया। उधर अनाथ आश्रम के एक बंदे से मैंने आपसे कह दिया कि मैंने आपको पसंद करती है और आपसे शादी करना चाहती है। फिर आपने नैना से बात की और फिर इस तरह हम दोनों की शादी हो गई थी। मोहिनी की बात सुनकर हार्दिक मोहिनी के सिर पर हल्के से चपत लगाते हुए बोली, मेरी छोटी सी इतनी बड़ी हो गई है, मुझे पता ही नहीं चला। मैं भी बहुत खुश थी कि मुझे हार्दिक जैसा प्यार करने वाला पति और मोहिनी जैसा प्यार करने वाली बहन के रूप में एक ननद मिली थी। मेरा और हार्दिक का एक बच्चा है और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। हार्दिक मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। भगवान मुझे इतनी खुशियाँ देंगे, मैंने कभी सोचा ना था। कहते हैं कि दूसरों के साथ अगर गलत करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ गलत करेंगे। अगर तुम सच्चे हो, दूसरों का भला करते हो, तो भगवान तुम्हें इतनी खुशियाँ देंगे कि संभालने नहीं संभला जाएगा। हार्दिक ने सीमा को तलाक दे दिया था। अब मैं, हार्दिक और हमारा बच्चा तीनों अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। धन्यवाद दोस्तों।